किसी की बेटी को इतना विवश मत करो कि वह ऐसा कदम उठा ले। सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की होने के बाद भी उर्मिला जी को उनकी बहू रिया कभी पसंद नहीं आ सकी। रिया का दोष मात्र इतना था कि उर्मिला जी के इकलौते बेटे आरव ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर उससे लव मैरिज की थी, जबकि वे अपनी बचपन की सहेली सौम्या की बेटी जाह्नवी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। उनके विरोध करने पर आरव ने स्पष्ट कर दिया था, मुझे जाह्नवी जरा भी पसंद नहीं है मम्मी। उसके और मेरे स्वभाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क भी है। आपकी मर्जी से शादी कर भी लूँ, उससे तो निभा नहीं पाऊंगा। क्लियर बताए दे रहा हूँ, समझे ना आप। अरे क्यों पसंद नहीं है? इतनी अच्छी लड़की है, ऊपर से माँ बाप की प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस है। सौम्या की इकलौती बेटी है वो, जैसे तुम हमारे इकलौते बेटे हो। तभी तो पूरी नकचड़ी है। उसके नखरे झेलना मेरे बस की बात नहीं है मम्मी। फिर मुझे रिया पसंद है। मेरे ऑफिस के पास ही उसका भी ऑफिस है। कई सालों से हम दोस्त हैं। मुझे उसी से शादी करनी है। ये क्या बोल रहे हो आरव? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? कब से हम तुम्हें बताते आ रहे हैं कि हमने और जाह्नवी के पेरेंट्स ने तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर चुके हैं। दूसरी किसी लड़की को मैं अपने घर की दहलीज नहीं लांघने दूंगी, साफ बता रही हूँ मैं भी। ओ कम ऑन मम्मी, इस बात को मैं तो हमेशा मजाक समझता आया था। आप लोग सीरियस थे, अभी पता चल रहा है मुझे। आपको अगर रिया का अपने घर में आना मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे कंपनी क्वार्टर दे रही है, हम वही शिफ्ट हो जाएंगे। आप दोनों के सारे खर्चे हम उठाते रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हर तरह से देखभाल भी करेंगे। आप लोग निश्चिंत ही रहिएगा। पति रिटायर्ड थे और बेटा इकलौता कमाने वाला। भले ही उनके उनके खर्चे उठाने की हामी भरी थी, लेकिन क्या पता कब बहू कोई पट्टी पड़ा दे और वो मुंह मोड़ ले। गहरे सोच विचार के बाद मेनम ने उर्मिला जी ने उनकी शादी को अपनी स्वीकृति दे दी। रिया बहू बनकर उनके घर आ गई और उनके आते ही घर के अधिकतर काम अपने कंधों पर उठा लिए। उसने कंपनी से महीने भर की छुट्टी ले रखी थी ताकि हर समय घर साथ रहकर सास ससुर के करीब आ सके, उनकी अच्छी सेवा करके उनका दिल जीत सके। बेचारी की सारी कोशिशें नाकाम रही। जी जान लगाने के बाद भी सास कभी संतुष्ट नहीं हुई। हाँ, उसके समर्पण और परवाह के कारण ससुर जी जरूर उससे सहानुभूति रखने लगे थे। वे पत्नी को समझाने का प्रयास करते रहते थे, पर बहू के पक्ष में उनके मुंह खोलते ही उर्मिला जी दुगना कलेश करती। फिर स्वयं को असहाय पाते हुए वे सास बहू और बेटे के मामले में निर्लिप्त ही रहने लगे। वे शुरू में से थोड़े दब्बू स्वभाव के ही थे। घर में कैसे भी करके शांति रहे, आरव की तरह वे भी सोचने लगे थे। अपने आप को इकलौती और अपेक्षित महसूस करके रिया ने अंतर्मन में उदासी व्याप्त होने लगी थी। कहाँ तो वो सोच कर आई थी कि सब कुछ ठीक रखेगा, तो सास ससुर की इच्छा अनुसार वह अपनी नौकरी छोड़ देगी। जिस बात में घर वालों की खुशी होगी वही करेगी। पर अब उसको लगने लगा था कि घर में ऐसे वातावरण में वह घुट घुट कर कहीं असहज की चपेट में न आ जाए। अतः छुट्टी खत्म होने पर उसने अपनी नौकरी पर लौट जाना उचित समझा। इस बात से उर्मिला जी के भीतर और अधिक चिढ़ भर गई। उनको लगने लगा कि नौकरी के लिए बाहर निकल कर रिया उन्हें नीचा दिखाना चाहती है, कमाई वाली आत्मनिर्भर होने का रौब ठगाना चाहती है। अब तो अक्सर बहू को सुनाती हुई वे बोलती हूँ महारानी जी, बस नाश्ता खाना बनाकर निकल लेती हैं। घर के बाकी सारे काम पीछे छोड़कर जैसे बाप के 4 नौकर भेज रखे हैं। रोज रोज बाहर जाकर गुलछड़े उड़ाने की आदत जो पड़ी हुई है। रिया अंतर्मुखी होने के कारण कभी अपनी घुटन किसी से बांट नहीं पाती थी। हाँ, आरव को
थोड़ा बहुत अपने से अंदाज़ा होता रहता था कि माँ उसके साथ बुरा बर्ताव करती है, लेकिन वह रिया से ही समझदारी की उम्मीद करता था, उसे ही थोड़ा सहनशील बनकर चलने की सलाह दिया करता था। उसका सोचना था कि इस उम्र में मम्मी तो एक झटके में अपना नेचर बदलने से रही, हम लोगों को ही थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। आखिर माँ की इच्छा के विरुद्ध जो शादी की है, फिर उसे मन के किसी कोने में आस भी थी कि अपने अच्छे व्यवहार से रिया जल्दी ही माँ का मन मोह लेगी, उन्हें अपने प्रति अच्छा व्यवहार करने पर विवश कर देगी। रिया अपने ऊपर व्यंग्यबाण और ताने तो दिन पर पत्थर रखकर सह लेती थी, मगर सास द्वारा उसके माँ पिता को नित्य निरंतर कोसा जाना उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मायका ऐसा भी कहीं विवाहिता के लिए भावुक व संदेहशील विषय होता है, जिस पर उठने वाली एक उंगली भी वह सह नहीं पाती। उर्मिला जी के दुर्व्यवहार के बाद हर बार रिया आत्ममंथन करने लगती। मेरे माँ पापा का क्या दोष है, उन्होंने क्या अपराध किया है, क्या बस यही कि उन्होंने बेटी की खुशियों को अपनी खुशी समझा है, बेटी को सपनों का घर बसाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे विदा कर दिया है। ज़्यादा पढ़ा लिखा भर देना से बेटी के माँ बाप के फर्ज पूरे नहीं हो जाते, अच्छे संस्कार देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन जब खुद ही कुसंस्कारी हो तो लड़की को क्या सिखाए। उर्मिला जी अक्सर कहती, कई बार सुनाती चली जाती, अपनी लड़की को नौकरी करने के बहाने तो खुले छोड़कर रख दिया था कि जा बेटी कोई अच्छा भला मोटा मुर्गा देख कर फंसा लेना, ताकि हमारा लाखों का दान दहेज बच जाए। रिया का हृदय रो उठता। ऐसा अंतर्गत आरोप से कौन से माता पिता ऐसी शिक्षा देते होंगे, और मम्मी पापा ने अपने समर्थ अनुसार दिया तो है। इन लोगों की मांग पर शादी की अधिकतर रस्मों में खुले हाथ खर्च भी किया है, भले कर्ज में दब गए हैं, लेकिन बेटी के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इन दिनों रिया से जब उसकी माँ मिलती तो पूछती, बिटिया तू ससुराल में अच्छे से तो रहती है ना, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है लाडो, दामाद जी तेरा ध्यान तो रखते हैं ना। रिया का मन करता कि माँ के सामने अपने दिल का सारा दर्द उझेल उनकी छाती से लग कर खूब रोए और अपना मन हल्का कर ले, लेकिन जैसे ही माँ की उम्मीदों से भरे चेहरे पर उसकी नज़र पड़ती, वह खोखली हंसी हंसती और कह देती या करती थी, हाँ माँ एकदम अच्छे से रहती हूँ, मैं आपके दामाद पूरा ख्याल रखते हैं, मम्मी जी पापा जी भी बहुत अच्छे हैं। माँ की आंखों में सुकून पसर जाता और रिया उसी में अपनी खुशी ढूंढ लेती। ऐसे ही रिया के घुट घुट कर दिन गुजर रहे थे। उर्मिला जी आज जैसे ही रसोई में गई, बहू वहाँ नहीं दिखी, बल्कि सारा काम आधा अधूरा फैला हुआ दिखा। मौका पाते ही फिर से उनका पारा गर्म हो गया और तुरंत उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सारी रसोई फैलाकर कामचोर न जाने कहाँ मर गई है, फिर ओन पोन सब निपटाकर निकल लेगी अपनी नौकरी पर। यहाँ ये नौकरानी जो बैठी हुई है महारानी जी के पीछे घर संभालने को, आज सोकर उठने के बाद से ही रिया को तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। आरव अभी तक गहरी नींद सोया हुआ था। कहीं किसी तरह रिया उठी तो उसे अपना सर घूमता और जी मचलाता सा लग रहा, पर हिम्मत जुटाकर वह खड़ी हुई। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ तो वह आरव को बिना जगाए बाहर चली गई। रसोई में पहुंच सास ससुर को चाय बना कर देने के बाद वह सबके नाश्ते और खाने की तैयारी में लग गई। उसने सब्जियां काट कर रख ली और मसाला पीस कर रख लिया। अभी वह आधा आटा गूंथते सोच ही रही थी कि ऑफिस फ़ोन कर देती हूँ छुट्टी के लिए। उसे जोर की उबकाइयाँ आई और फिर वह मुंह पर हाथ रखती दौड़कर अपने कमरे के वॉशरूम में चली गई। हाथ मुंह धोकर वह जैसे ही वहां से निकली,
उसके कानों में सासू माँ के बड़बड़ाने की आवाज़ पड़ी। भिखारियों के ने अपनी कामचोर आवारा बेटी को आगे करके मेरे सोने जैसे बेटे को फंसा लिया। भगवान करे सच के भिखारी बन सड़क पर आ जाए, कटोरा लेकर भीख मांगते फिरे। लगातार ऐसी बद्दुआएं सुनती और सहती जा रही थी रिया, मगर आज अस्वस्थ तन के कारण उसके मन की घुटन हद से ज़्यादा बढ़ गई और उसकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। तत्काल उसने एक भयानक निर्णय ले लिया। शायद डिप्रेशन के दौर जैसी स्थिति में उसका अपने दिमाग पर नियंत्रण न रह रहा था। सास ससुर के कमरे की सफाई करते समय वह उनकी टेबल पर नींद की गोलियों का डब्बा हमेशा देखा करती थी। वह अनायास ही वहां जा पहुंची। देखा कमरे में कोई नहीं था। ससुर बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। सास रसोई में अपने वार्तालाप में लगी हुई थी। यंत्र चालित सी वह डब्बा उठा लाई, अपने कमरे में वापस आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। फिर ढेर सारी नींद की गोलियां हलक में उतार ली और कमरे में एक किनारे बिछे काउच पर गिरकर गहरी नींद सो गई, दोबारा कभी न उठने के लिए। वहीं बगल में पलंग पर आरव अभी तक गहरी नींद सोया पड़ा था, इस बात से बेखबर कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। उधर जब देर तक रिया रसोई में वापस नहीं आई, उर्मिला जी गुस्से से उबलती हुई उसके माँ बाप को गालियों से नवाजती हुई बाहर तक चली गई, ये सोचकर कि बहू रानी ज़रूर ससुर जी को मक्खन लगाना कुछ लेकर गई होगी और उन्होंने उसे पास ही बिठा लिया होगा। लेकिन बाहर उन्हें अपने पति अकेले समाचार पत्र में मुंह छुपाए दिखे। रिया का कहीं अता पता नहीं था। वे दौड़ती हुई वापस बेटे के कमरे तक गई। दरवाज़ा अंदर से बंद पाकर उन्होंने उसे बुरी तरह से पीट डाला तो महारानी सारे काम छोड़कर फिर से कमरे में घुस गई है। आज नहीं छोड़ूंगी इसे, आरव से बोलकर इसकी अकल ठिकाने लगवाती हूँ। दरवाज़ा खटखटाते हुए यही सोच रही थी। लगातार दरवाजे पर पड़ती जोर की थाप से आरव चौंक कर जागा। भागकर दरवाज़ा खोला तो माँ को आंखों से अंगारे बरसाती पाया। उर्मिला जी बेटे को बाजू धकेल कमरे में घुस गई। बहू को औंधे पड़ा कर सोए देख कर वे चीखने लगी, देख तेरी बीवी की मक्कारी। उधर सारे काम फैला हुआ छोड़कर यहाँ महारानी आराम कर रही है। मैं नौकर हूँ इसकी। आरव पहली बार रिया को इस समय सोया देख रहा था। कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है, सोचता हुआ उसे जगाने लगा और थोड़ी ही देर में जैसे ही उसे आभास हुआ कि रिया सोई नहीं है बल्कि बेहोश है, उसके पांव तले से ज़मीन खिसक गई। आनन फानन में परिचित डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया गया, जिसने चेकअप करने पर रिया की मृत्यु की पुष्टि कर दी। आरव के साथ साथ उसके माँ बाप को सांप सूंघ गया मानो। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी, मगर सच अपने विरुद्ध रूप में सामने था। अनहोनी घट चुकी थी। पत्नी की ऐसी असमय मौत और ऊपर से पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर, आरव के लिए यह सब एकदम असहनीय था। बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने पर पूरा इल्ज़ाम माँ बाप पर आते देख उसने अपने बयान में सारा दोष अपने सर ले लिया। पूछताछ में हर बार यही झूठ कहता रहा कि दोनों की पटती नहीं थी। उसके और रिया के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। इंस्पेक्टर वर्मा जब उसका लिखित बयान दर्ज कर रही थी, आरव कुछ सोचता हुआ बता रहा था, कल की लड़ाई में रिया ने गुस्से में मुझे धमकी दी थी कि वह मुझ सुसाइड कर लेगी।
जिसके जवाब में मैंने कह दिया था कि ऐसी कोरी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मरने वाले बोलकर नहीं मरते। मुझे क्या पता था कि वो सचमुच ऐसा कदम उठा लेगी। इस बयान के बाद पुलिस ने आरव को गिरफ्तार कर लिया और उस पर नवविवाहिता पत्नी की उपेक्षा हत्या का मुकदमा दायर हो गया। रिया के घरवाले बेटी के गम में पागल हो उठे थे, जिससे हंसती खेलती लाडली को उन्होंने कुछ महीने पहले डोली में बिठाकर यह समझकर विदा किया था कि वो अपने मनपसंद हमसफ़र के साथ जिंदगी को भरपूर जिएगी। उसकी ऐसी अकल्पनीय परिणति उसने सहन नहीं हो पा रही थी। उनकी याचिका पर आरव की जमानत की अर्जी नामंजूर हो गई और उसे केस के पहले चरण के फैसले तक के लिए जेल में डाल दिया गया। एक निर्दोष इंसान के लिए यह सब झेलना किसी बड़े सदमे से कम न था। ऊपर से जेल के अंदर की काली दुनिया आरव के लिए दुर्तंत्र अपराधी के बीच रहना जीवंत नरक भुगतने जैसा था। वहशत से भरे हुए कई पुराने घाव मुजरिम वहाँ ऐसे थे जो नए आए हुए कैदियों का कई तरीकों से शोषण करते थे। ऊपर तक उनकी पहुंच और कानून के रखवालों से सांठगांठ होने के कारण किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी शिकायत करे। अगर कोई शिकायत करे भी तो कोई सुनवाई नहीं होती थी। उल्टा शिकायत करने वाले की शामत आ जानी थी। अधिक दिनों तक आरव यह सब झेल नहीं सका। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उसकी पागलों जैसी हालत देखकर जेल के वार्डन की रिपोर्ट पर उसे जेल में स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ के डॉक्टर द्वारा उसकी मानसिक स्थिति गंभीर होने की सूचना पर उसको तत्काल मेंटल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। वहाँ भी उसकी हालत सुधरने के बजाय दिनों दिन बिगड़ती ही चली गई और एक दिन विशेषज्ञ डॉक्टर ने आरव के बारे में अपनी फाइनल रिपोर्ट जेल प्रशासन तथा मरीज के घर वालों को सौंप दी कि ऐसे सीवियर केस के पेशेंट का पूरी तरह से ठीक हो पाना नामुमकिन है। रिपोर्ट सुनते ही उर्मिला जी को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ने वाली वो खुद है। उन्हें अपने किए जुर्म का एहसास होने लगा कि उन्होंने अपने हाथों से अपना सब कुछ नष्ट कर डाला है। प्रसार प्रतिमा सी वे कृतज्ञ वृद्धमुख खड़ी थी कि तभी उनके प्रति रोते कलकते हुए उनके पास आए और सबके सामने ही चीख चीख कर सारी बर्बादियों का दोषी उन्हें ठहराने लगे। ऐसी औरत के साथ मैं एक पल भी नहीं रहूँगा। आज से ही किसी वृद्धाश्रम में जाकर रह लूँगा या फिर मथुरा वृंदावन चला जाऊँगा। इस कलंकनी का चेहरा भी दोबारा नहीं देखूँगा। जो करीबी परिवार वहाँ जुट आए थे आपस में कानाफूसी करने लगे। उर्मिला जी को किसी का फुसफुसाता स्वर सुनाई दिया। अपने ही बच्चे को खा जाने वाली डायन ना देखी तो इसे देख लो एक बार। ऐसी होती है जो अपने ही बच्चों को खा गई और नहीं तो क्या अपने कोक जाए तक की खुशी बर्दाश्त नहीं थी इसे तो दूसरों को तो क्या ही भला सोचेगी। किसी की हिकरत भरी आवाज़ सुनाई दी। ऐसी नीच की परछाई भी पड़े तो अनर्थ हो। चलो जल्दी यहाँ से, कोई और कह रहा था। एकाएक उर्मिला जी की अपनी अंतरात्मा भी चीख चीख कर उनसे उनके कर्मों का हिसाब पूछने लगी। किस बात की कमी थी तुझे उर्मिला? घर में सब कुछ भरपूर भरा हुआ था। सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था, कम नहीं। बेटों की शादी में तगड़ा दान दहेज वसूलने की भूख ने तुझे कहीं का ना छोड़ा। आँख खोलकर देख, जो ज़रा दूसरों की बच्ची के लिए पाले हुए
वैमनस्य की आग ने तेरे अपने जिगर के टुकड़े को लपेट लिया। उसी आग में तुम्हारी सोने जैसी गृहस्थी जल कर राख हो गई। क्या करोगी अब? अपना ये कलंकित मुंह लेकर कैसे जियोगी? किसके लिए जियोगी? क्यों जियोगी? जी कर क्या करोगी? अपराध बोध, आत्मगालिन और पश्चाताप की ज्वाला उसके मन में धन्नाने लगी। भीतर ही भीतर उस निरंतर तेज होती अग्नि में वे समूची जल मरी और फिर हा 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 कार हा 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 कार अपने सिर के बाल नोचती वे अट्टहास कर उठी। सामने खड़े सभी लोग जब नितांत अपरिचित थे, उनके लिए किसी को भी वे पहचान नहीं पा रही थी। दोनों हाथ ऊपर उठाए उसी तरह से पैशाचिक हंसी हंसती वे बाहर सड़क की ओर दौड़ पड़ी और अंधाधुंध दौड़ती चली गई। सड़क पर आते ही एक गाड़ी ने उनको कुचल डाला। उर्मिला जी लालच और ईर्ष्या ने उनके हंसते बसते घर में आग लगा दी और इस आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। इसलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है। आपके पास जितना है उतने में खुश रहो। कभी किसी की बेटी को इतना ना तड़पाओ कि वो इस तरह का कदम उठा ले। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।